जय हिंद। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जितने भी बच्चों का CHSL का रिजल्ट हो गया है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने इस बार सफलता हासिल नहीं की वो अपना धैर्य बनाए रखें और पुनः प्रयास करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये कविता आपने भी सुनी होगी और इस कविता के माध्यम से आप अपने जीवन में अपनी जो नैतिकता है और काम करने की कैपेसिटी है उसको बरकरार रखिए। डिमोटिवेशन से बचिए, गलत गलत तरीकों से बचिए और थोड़ी सी फ़ोन में कम ध्यान देकर अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी। कोशिका के हमने 11 टॉपिकों को पढ़ चुका था, मतलब छोटे छोटे पॉइंटों को। अब पहले 11 टॉपिकों को हम 1 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे का देखते हैं। ठीक, ये देखिए कोशिका हो गया। कोशिका में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया हमारा श्वसन का होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। फिर होता है राइसोसोम। राइसोसोम राइसोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये पूरे शरीर में ऊर्जा देता है। क्या करता है, ऊर्जा देता है। फिर ये गाल्जी पूरे हमारे शरीर में परिवहन करता है और डाक का काम करता है ना। फिर इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये पूरे शरीर का एक नींव है, मतलब कंकाल को मजबूती से संजोता है। फिर वैक्यूल्स हमारे शरीर में जो पानी होता है उसको भरण पोषण में उपयोगी करता है। फिर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। अगर कहीं की कोशिका फट जाती है, सड़ जाती है, वहां पे अपने आप को ब्लास्ट करके वहां फिर कोशिका को सही करता है। फिर सेंट्रोसोम में कोशिका का बहुत तेजी से विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का बहुत तेजी से विभाजन होता है। टूटी हुई कोशिका कभी मरती नहीं है। जैसे ये मार्कल है, इसको अगर छोड़ दिए, मान लीजिए कोशिका है, इसको एक इधर कर दिया तो ये वाला इधर चल देगा, ये वाला इधर चल देगा। ये नहीं कि ये वाला इससे अलग हो गया तो ये वाला मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। अगर ये आपस में टूटते हैं तो ये दूसरे ओर चलता है, ये दूसरे ओर चलता है, ऐसा है। फिर ये न्यूक्लियस हमारे शरीर में क्या होता है, पूरा मतलब ये झिल्ली को कंट्रोल करता है। जो इसमें पाया जाता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं और जो बाहर पाया जाता है इसको हम जीव द्रव कहते हैं, है ना। मतलब जो चिपचिपा मॉडल का पदार्थ रहता है इसको हम जीव मॉडल कहते हैं। अब जो आज की क्लास का 12वां टॉपिक है, सीलिया और फ्लैजेला। क्या है, सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला मात्र बालों की संरचना में होता है और ये केवल जंतुओं के सेल में पाया जाता है, नॉट पादप सेल में पाया जाता है। ठीक, मतलब ये पादप सेल में नहीं पाया जाता, जंतुओं के सेल में पाया जाता है। अब जंतु में कौन आते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब। पेड़ वो होते हैं जो चल ना पाए, मत झकोरा मारे, उसको हम पेड़ कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, इसमें बालों की संरचना होती है, मतलब ये जैसे ये कोशिका झिल्ली होगी, इसके ऊपर ये बाल बाल हैं, ठीक है ना। ये बाल की संरचना हो गई। अब इसमें देखते हैं, और ये मात्र आउटपुटर में पाए जाते हैं, ये कोशिका के आउटपुटर में पाए जाते हैं। ये बताइए, क्या जो यहाँ अंदर ये चिपचिपा पदार्थ रहता है, क्या इसमें बाल पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। इसके ऊपरी भाग में पाया जाता है और इसको मोमेंटिंग एंड फीडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब इसके कोई एब्जॉर्ब में कोई चिपचिपा पदार्थ खाता है तब इसको क्या कहती है, अपनी ओर कैप्चर करती है और चूस लेती है। क्या चूसती है, ये जो बालों की संरचना है ये, ठीक है ना। और फिर फ्लैजेला और सीलिया छोटे जीवों में पाया जाता है, जबकि फ्लैजेला बड़े जीवों में पाया जाता है। इसमें बड़े बाल होते हैं फ्लैजेला में, और जबकि सीलिया में छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, इसको ये हो गया। अब समझते हैं कोशिका का 13 नंबर टॉपिक। 13 नंबर में है लवक, प्लास्टाइड। क्या, लवक। लवक मात्र पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लवक मात्र पादपों में पाया जाता है और जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लवक, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा लिकोप्लास्ट, चौथा क्रोमोप्लास्ट। अब एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे लवक का जो पहला प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हरित लवक कहते हैं हिंदी में। फिर ये पाया कहाँ जाता है, ये पत्तियों में और तना में पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों और तना में पाया जाता है। ये हरा होता है। क्या होता है, हरा। क्योंकि हरित लवक से ही आपको ये कन्फर्म होता होगा कि जो हरित लवक है ये हरे रंग का होता होगा। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भोजन निर्माण करना। और ये जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, ये किससे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। इसीलिए ये जो हरित लवक है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। भोजन का निर्माण करता है और ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। ठीक, अब जो लवक का दूसरा टाइप है लिकोप्लास्ट। क्या, लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट में हिंदी में अवर्णित लवक कहते हैं। आ मतलब ना, अवर्णित मतलब अवर्णित लवक। ये कहाँ पाया जाता है, जल में, मतलब जड़ में, है ना। कहाँ, जड़ और मूल में। जड़ मूल दोनों एक ही होते हैं। कुछ चीज जैसे कोई फल है,
या तो वो जड़ में है या फिर फल में है ना। जड़ में जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ हो गया है ना, शकरकंद हो गया, मतलब ऐसे चीज़ जड़ में होते हैं। ये कहाँ, ये इसका इसका कार्य क्या है, ये भोजन को बना संग्रह करता है, संजोता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई खेती हो रही है, उसको बोने वाला कोई और है, काट के मस्त उसका चालन वोलन करके आप उसको क्या करते हैं, कोठल में भर देते हैं, कुठली में, ठीक है ना। तो इसका भोजन का संग्रह कौन करता है, अवर्णित लवक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी लिकोप्लास्ट। जितने भी मतलब इस लवक के टाइप्स हैं उसमें सब के अंतिम में क्या लगता है, प्लास्ट लगता है। अब जो लवक का तीसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, क्या, क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में वर्णित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हिंदी में वर्णित लवक कहते हैं। और इसका इसका जो काम है रंग प्रदान करना। क्या काम है इसका, रंग प्रदान करना। तो लवक का पहला टाइप है भोजन का बनाना, ठीक। दूसरा है भोजन का संग्रह करना। तीसरा है इसमें रंग देना, ये रंग देता है। जैसे मान लीजिए दाल दाल बनाने से पहले आप अगर दाल बनाएंगे तो एकदम घिन ही दिखने लगती है, उसको कहें तो मतलब पंचो ही दिखती है रंग में। लेकिन उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल देते तो एकदम दाल अच्छी दिखने लगती है, पीली पीली। तो वही उसका सेम यही काम है कि ये पत्तियों में मतलब उसका जो खाना रहेगा पौधों में, उसमें ये रंग प्रदान करती है। जैसे टमाटर में लाइकोपेन, टमाटर में रंग डालने का काम कौन करता है, लाइकोपेन। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2-4 बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। फिर इसका एक एग्जाम्पल है गाजर। गाजर में किसके लिए पाया जाता है, कैरोटीन के कारण रंग पाया जाता है। किसके कारण रंग पाया जाता है, कैरोटीन। फिर चुकंदर में किसके कारण रंग पाया जाता है, बीटोनोन। किसके कारण, बीटोनोन। और फलों में जो है वो निकोपेन के कारण रंग पाया जाता है। तब से आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब इसका 14 नंबर समझते हैं। 14 नंबर में है गुणसूत्र। क्या है, गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, राइबोसोम कहते हैं। गुणसूत्र हमारे पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, गुणसूत्र हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ही माध्यम से ये तय होता है कि कोई लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, है ना। और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र केंद्रिक यानी न्यूक्लियस में इसमें उपस्थित होता है, मतलब केंद्रिका में उपस्थित होता है। और इसमें पाया का, जैसे ये पूरी झिल्ली हो गई, झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम और ये लाइसोसोम, ये सब है। ये पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में, केंद्रिका में। जब इस केंद्रिका को वैज्ञानिकों ने फाड़ के देखा, इसमें देखा कि बहुत सारे गुणसूत्र हैं। वैसे तो आप एक सूजी लीजिएगा, थोड़ी सी कोशिका निकालेंगे तो उसमें भी 1000-2000 कोशिकाएं आ जाएंगी, है ना। उसमें जब कोशिकाओं को भी फाड़ा, चीरा वैज्ञानिकों ने, तो उसमें हुआ क्या, इन्होंने देखा कि गुणसूत्र हैं। क्या है, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र का एक मतलब ये इस टाइप का दिखता है गुणसूत्र चीर फाड़ करने के बाद। और इस गुणसूत्र में पाया क्या जाता है, डीएनए, आरएनए और जीन। जीन मतलब होता है अनुवांशिक लक्षण। क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण। लिख देते हैं, जीन मतलब अनुवांशिक। और ये होता क्या, मानव में 46 होते हैं, मतलब 46 कुल होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में 23 जोड़े कहते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि मानव में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, 46। और जब पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। जब पूछेगा कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। अब जोड़ों का अर्थ समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ज़्यादातर ऐसे अंग हैं जो दो दो हैं। जैसे आँख दो है, नाक दो है, और ये ऊपर नीचे के जबड़े दो हैं, कान दो है, हाथ इधर एक है, एक इधर है, पैर इधर एक है, पैर इधर एक है। तो ऐसे किडनी इधर भी एक है, इधर भी एक है, फेफड़ा इधर भी है, फेफड़ा इधर भी है। तो मतलब बहुत सारे चीज़ दो दो हैं। तो ये समझ गए। इसीलिए मेल में 44 होते हैं, फीमेल में भी 44। बट कोई भाई, मानव भी तो लड़की है और मानव भी लड़का है ना। लेकिन इन दोनों में दो दो अलग पाए जाते हैं। पुरुष में XY और महिला में महिला में XX और पुरुष में XY, ये दोनों अलग से पाए जाते हैं। ये दो ऐसे जगह पाए जाते हैं जैसे जनन अंग में, जिसको हम कहें तो गुप्तांग अंग, है ना। जैसे पुरुषों में और महिलाओं के गुप्तांग अंग में ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो उसमें दो, पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। इसके ही माध्यम से ये तय होता है कि कौन लड़का बनेगा या कौन लड़की बनेगा, है ना। क्या तय होता है, कौन लड़का बनेगा, कौन लड़की बनेगा। इसका जो टॉपिक है, इसको हम एक अर्धगुणसूत्री और रिप्रोडक्शन के चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। तब भी छोटा सा एक समझा देते हैं। अगर देखिए,
अगर यक्स और यक्स मिलेंगे तब लड़की बनेगी, क्या बनेगी? अगर महिला का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम, महिला और पुरुष एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तब ये क्या बनाएंगे? तब ये लड़की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तब ये लड़की बनाएंगे। और जैसे ही यक्स और वाई, महिला का यक्स और पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तब ये क्या बनेगा? लड़का बनेगा। क्या बनेगा? लड़का बनेगा। फिर इसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल से अच्छे से मतलब अर्धगुणसूत्री में चर्चा करेंगे। तब से आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब इसका 15 देखते हैं। 15 में है कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कुछ मूर्खों का ये हमेशा से मानना है और जानते बूझते भी वो गलती कर देते हैं पेपर में कि सबसे छोटा अंग क्या होता है? कोशिका। अरे नहीं बकलोलवा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। यही ये बार बार गलती करता है, इसीलिए इसका सिलेक्शन रुक जाता है ना। तो सबसे छोटी क्या है? कोशिका इकाई है। सबसे छोटे अंग शरीर में बहुत हैं। अंग किसको कहते हैं? जिसको, जैसे मान लीजिए आंख, आंख एक हमारी अंग है, जबकि कोशिका में अगर कोई काम करना है तो साग मतलब अपने से स्वयं में कर ले। जैसे दिल है, दिल मात्र धड़कबे नहीं करेगा जी। अब ऐसा थोड़ी है कि दिल मेरा सांस लेने लगेगा। फेफड़ा का काम है मतलब सांस को छाड़ना, तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें से जीभ से मैं बोलने लगूंगा फेफड़ा से, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये सबसे छोटा अंग नहीं, ये सबसे छोटी इकाई। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, इसमें माइट्रोकांडिया भी है, राइबोसोम भी है, गाल्जी बॉडी भी है, यानी इकोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी है, वैक्यूल्स भी है, लाइसोसोम भी है, सेंट्रोसोम भी है ना। तो इसमें जैसे मान लीजिए सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन हो रहा है, इसको किसको पता देना है? ये गाल्जी बॉडी को। तो गाल्जी बॉडी ने न्यूक्लियस को बता दिया। फिर मतलब एक दूसरे से सब संबंधित हैं, ये अपना काम सब स्वयं में कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका सबसे छोटी इकाई है। ऐसा नहीं कि कोशिका सबसे छोटा अंग है। ऐसे बकलोलों से बचें जो आज भी ये बताते हैं कि कोशिका सबसे छोटा अंग है। ठीक, चलिए अब समझते हैं जंतु और पादप में। इसके बारे में पूरा बता चुका हूं, ठीक। लेकिन अब जंतु और पादप कोशिकाओं में कुछ अंतर समझते हैं और कुछ सिमिलरिटी समझते हैं। सिमिलरिटी मतलब क्या समान है और क्या डिफरेंस है, ठीक। तो इधर हमने जंतु को लिख दिया है और इधर हमने पादप में लिख दिया, और जो ये बीच का पार्ट है बीच में सिमिलरिटी रख दिया। अब एक वेन डायग्राम के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, इसे आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे जंतु में जो जंतु सेल होती है और पादप सेल, ठीक। जंतु सेल छोटी होती है। क्या होती है? जंतु सेल छोटी होती है, जबकि पादप सेल बड़ी होती है। क्या होती है? जबकि पादप सेल बड़ी होती है। तो जो ये जंतु सेल है इसका आकार गोल का होता है। क्या होता है? इसका आकार गोला का होता है। वहीं जो ये पादप सेल है इसका आकार चौकोर होता है। चौकोर जैसे ये बोर्ड है ना, ये चौकोर है, इतना इधर भी इतना इधर भी, ये चौकोर हो गया है ना। और गोलम में मतलब गोल सा। फिर जो इसका जंतु का वैक्यूल्स है, पानी वाला सिस्टम, ये हल्का छोटा होता है। क्या होता है? वैक्यूल्स वाला जो सिस्टम जंतु में होता है वो हल्का छोटा होता है। वहीं जो पादप में है ये पादप में वैक्यूल्स है, इसका सिस्टम हल्का बड़ा होता है और इसमें पानी रखने की क्षमता थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि ये चौकोर है और बड़ा भी है इसलिए। अब जो पादप में पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, सेल्विल भी पाया जाता है, अवर्णित लवक भी पाया जाता है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि लवक मात्र पादप में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाता है, ठीक। इसके जस्ट पहले ही 2-4 मिनट पहले बताया हूं कि पादप में लवक पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाता है। तो लवक कहाँ पाया जाता है? इसमें पाया जाता है पादप में। वहीं सेल्विल भी पादप में पाया जाता है। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक मतलब भोजन संग्रह करने वाले लवक को हम अवर्णित लवक कहते हैं। भोजन संग्रह कहाँ होता है? जड़ों में या मूल में, ठीक। वहीं जो जंतु सेल है इसमें सीलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीलिया और फ्लैजेला। क्या पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजेला और लाइसोसोम। अभी सीलिया किसके आकार की होती है? सीलिया बाल में होती है। कहाँ होती है? आउटपुटर मतलब आउटपार्टर में है, और ये बालों की संरचना है। और ये तरल पदार्थ को, चिपचिपे पदार्थ को अपनी ओर एब्जॉर्ब करती है और चूसने का काम करती है, जैसे कि अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया। फिर ये लंबे सीलिया हो गया। सीलिया मान लीजिए ये है, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, और ये सीलिया। सीलिया में छोटे सा आकार के बाल पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजेला में बड़े साइज के बाल पाए जाते हैं। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक। इतना समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी मतलब समानता क्या है। ये वेन डायग्राम हो गया, इधर इसका अंतर हो गया और इधर पादप का अंतर हो गया। अब इन दोनों में पाए जाने वाले कुछ समान ऐसे क्या हैं कि जो समान में पाए जाते हैं।
दोनों में पाए जाते हैं। सबसे पहले झिल्ली, अरे चाहे कोशिका हो चाहे पादप हो, मतलब चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों में तो झिल्ली पाई जाएगी, तब ना उसके अंदर हर आइटम मौजूद रहेगा, छोटे छोटे चीज। जैसे झिल्ली इसमें भी पाई जाती है, झिल्ली इसमें भी पाई जाती है। झिल्ली मतलब आप समझ लीजिए एक पन्नी जिसमें हम छोटे छोटे सामान को संजो के रख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली इसमें पादप में भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है ना। राइबोसोम आत्महत्या मतलब ये प्रोटीन, अरे पादपों को भी बढ़ने की क्षमता चाहिए ना जी, तो प्रोटीन राइबोसोम इसको भी देता है, राइबोसोम इसमें भी होता है। हाँ एक चीज है, दोनों में 80 मतलब 80 इसका राइबोसोम मिलता है, मतलब बहुत हैवी लेवल का प्रोटीन देते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। गाल्जी बॉडी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अरे जैसे जब पेड़ को कुछ होगा तो गाल्जी बॉडी परिवहन करेगा, वहीं जब जंतुओं में भी कुछ होगा तो गाल्जी बॉडी परिवहन करेगा। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रिका दोनों में होती है। ये वाला पार्ट केंद्रिका, क्या केंद्रिका, केंद्रिका दोनों में होती है। फिर सेंट्रोसोम, मतलब इसमें थोड़ी सी जो पादप में है, इसमें थोड़ी सी जो सेंट्रोसोम का काम है, बड़े लेवल पे कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, लेकिन हाँ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, ना कि बड़े पौधों में कोशिकाओं का विभाजन होता है। वहीं जंतुओं में कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होता है। तब से इसका एक छोटा स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं सेल। सेल कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कौन आते हैं, जंतु और पादप आते हैं। कौन आते हैं, जंतु और पादप, इसके दो अलग अलग प्रकार। अब यूकैरियोटिक, अब जैसे हम और आप इसमें यूकैरियोटिक में, इसको ऐसे समझिएगा जैसे आप जब किसी को थोड़ी सी, जब आप अपने एग्रेशन में आते हैं तो आप कहते हैं यू उठवा लूंगा, यू उठवा लूंगा, तो आप क्या है, यूकैरियोटिक। और जिसमें प्रोकैरियोटिक, इन दोनों के अंतर हमने बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझा देते हैं। प्रोकैरियोटिक आरंभिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आरंभिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये विकसित अविकसित होती है, इसमें कोई विकास नाम का चीज ही नहीं होता। इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको हम मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसा इसका एक एग्जाम्पल है नीला हरित शैवाल। क्या है, नीला हरित शैवाल, ये किसका उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, ये भी सीरियल में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है ना। हाँ अब समझते हैं इसको, इसमें जंतु और पादप। तब से इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, तो इधर क्या एक वेन डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। इधर प्रोकैरियोटिक, उधर यूकैरियोटिक, और जो बीच में है ये सिमिलरिटी है कि दोनों में क्या पाया जाता है। ये दोनों का अंतर इधर इधर, और ये समानता है। जैसे जो प्रोकैरियोटिक होता है वो छोटा होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है वो बड़ा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, बड़ी होती है। ये जो होता है ये न्यूक्लियस से सांस नहीं लेता है, मतलब केंद्रिका से सांस नहीं लेता है, सीधा समझिएगा। और जो यूकैरियोटिक होता है वो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से सांस लेता है, केंद्रिका से सांस लेता है। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये अपनी ऊर्जा कहाँ से जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। वहीं अपनी ऊर्जा, इसका जो श्वसन का काम है ये जीव द्रव्य से करता है। जीव द्रव्य तरल पदार्थ, मतलब तरल होता है। ठीक है ना। इसमें जो झिल मतलब ये, अब इसमें सिमिलरिटी समझते हैं। इसमें भी सीलिया होती है, इसमें भी फ्लैजेला होता है, मतलब दोनों में फ्लैजेला होता है। प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। इसमें डीएनए दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। और जो इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों में पाया जाता है। झिल्ली, भाई सब कुछ संजोने के लिए एक कुछ न कुछ होना चाहिए, इसमें भी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना। और जो इसकी भित्ति होती है पिप्टिडो में होती है। कहाँ होती है, पिप्टिडो में होती है। वहीं जो इसकी भित्ति होती है, यूकैरियोटिक भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज में होती है। कहाँ होती है, सेल्यूलोज में। जो इसका राइसोसोम है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसको 80S देता है, वहीं इसको 70S देता है। कितना देता है, इसको 70S देता है। ठीक है ना। अब समझते हैं यूकैरियोटिक के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का। गाल्जी बॉडी किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का। सेंट्रोसोम किसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का। और इधर एक लाइसोसोम किसका ये उदाहरण है, इसका यूकैरियोटिक का। अब इनमें से जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, चलिए इनमें से एक एक समझने का फिर से वन टाइप रिवाइज करते हैं कि इसका काम क्या है।
जैसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वहीं सेंट्रोसोम में कोशिकाओं का तेजी से विभाजन के लिए है। क्या है? तेजी से विभाजन के लिए। और गाल्जी बॉडी के लिए डाक, इधर चलो, इधर का काम उधर करो, ये करता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हम श्वसन में और हमारा ऊर्जा जनरेट करता है, जिसे हम क्रेब्स चेक करते हैं। एक बार में कितने कितनी एटीपी जनरेट करता है? 38 एटीपी जनरेट करता है। आई होप कि अब पूरा कोशिका का चैप्टर आपको समझ आया होगा। डीएनए और आरएनए और जीन के बारे में हम एक अलग से चैप्टर में समझाएंगे, उसमें डीएनए आरएनए का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जितने भी बच्चों ने सीएचएसएल एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने नहीं पास कर पाया और असफलता हाथ लगी है, वो अपना धैर्य बनाए रखें और भविष्य में निकालेंगे। जय हिंद।